हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। रोजगार और निर्माण जो है इसका नया अंक प्रकाशित हो चुका है, जो कि 16 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, जिसमें कि एमपी पटवारी के लिए प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा सैम्पल पेपर भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन, मेक श्योर लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ करंट अफेयर से, जहाँ पे डिफेंस से न्यूज़ है। हाल ही में यहाँ पे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत में अभी हाल ही में कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली इस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। ये जो परीक्षण है ये भारतीय सेना और इनके साथ ही साथ डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करते हैं तो भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन कहा जाता है इन्हें। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। और कहाँ पे किया है? तो ये परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद डिफेंस से ही एक न्यूज़ है। तो हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता वाली इस रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 4,276 करोड़ रुपए की 3 अहम खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमाउंट, कितना है? 4,276 करोड़ रुपए। तो 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत एंटी टैंक मिसाइल, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम और युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर सिस्टम, इन तीनों की खरीदी की जाएगी भारतीय सेना को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अमाउंट याद रखना आपको, 4,276 करोड़ रुपए। इसके बाद हैं शिवा चौहान, और इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही हैं ये अभी। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में इन्हें तैनात किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख के सियाचिन में। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोस्ट होने वाली, यानी कि सबसे ऊंचे क्षेत्र में तैनात होने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। पहली महिला सैन्य अधिकारी, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली। तो आंसर होगा आपका शिवा चौहान। इसके बाद चाइना से न्यूज़। तो क्विन गेंग को नया विदेश मंत्री बनाया गया है चाइना में। क्विन गेंग जो है ये प्रेजेंट में अमेरिका में चीन के दूत बने हुए हैं और अब इन्हें नया विदेश मंत्री बनाया गया है। क्विन गेंग, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके पहले विदेश मंत्री कौन थे? इसके पहले विदेश मंत्री थे वांग यी। ठीक है, वांग यी इसके पहले चीन के विदेश मंत्री थे। इन्हें पद से हटा के अब क्विन गेंग को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके बाद हैं जूली ए मैथ्यू, भारतवंशी हैं ये, और ये अमेरिका में जज थी और दूसरी बार ये फिर से जज बन गई हैं। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बनी है, मतलब कि कोई भारतवंशी दूसरी बार अमेरिका में, महिलाओं में बात हो रही है, जज बनी है, ऐसा पहली बार हुआ है। इस कारण से इनका नाम चर्चा में रहा है। नाम है इनका जूली ए मैथ्यू। इसके बाद ऑस्ट्रिया से न्यूज़ है। तो ऑस्ट्रिया के एडमॉन्ट अबे में 1200 साल पुराना एक बेनेडिक्ट मॉन्क के द्वारा बनाया गया मोनेस्ट्री लाइब्रेरी है, जिसे हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी घोषित किया गया है। कहाँ की लाइब्रेरी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ है? एडमॉन्ट अबे में। 1200 साल पुरानी है, याद रखिएगा, और बेनेडिक्ट मॉन्क के द्वारा इसे बनाया गया था। इसके बाद ब्राज़ील से न्यूज़ है। तो ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है सेंटोस शहर में। ब्राज़ील के सेंटोस शहर में वहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और वो जो बंदरगाह है इसका नाम रखा जाएगा 3 बार के विश्व फुटबॉल चैंपियन पेले के नाम पे, मतलब कि बंदरगाह का नाम अब पेले रखा जाएगा। इसके बाद हैं आलोक शर्मा। तो ये COP26 के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं ब्रिटेन के। हाल ही में ये अनाउंस किया गया है किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन में इनके बचाव के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। सम्मान है नाइटहुड का और इनका नाम है आलोक शर्मा। फिर क्रोएशिया से न्यूज़ है। तो हाल ही में क्रोएशिया को यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया गया है।
यहाँ पे नए साल के अवसर पे ये न्यूज़ दी गई है। क्रोएशिया को यूरोपीय संघ में शामिल किया गया है। और क्रोएशिया के बारे में बात हो ही रही है तो थोड़ा इसके बारे में स्टैटिक भी देखते हैं। क्रोएशिया जो है यूरोपीय संघ में शामिल किया गया हाल ही में, और इसकी जो कैपिटल है ये है जागरेब। जागरेब ये इसकी कैपिटल है। ओके। और जो करेंसी है यहाँ की यूरो। और क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलानोविक। कौन है? जोरान मिलानोविक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद है बेलिंडा क्लार्क। तो हाल ही में सिडनी स्टेडियम में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, बेलिंडा क्लार्क की। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बताता हूँ आपको। तो जो बेलिंडा क्लार्क हैं ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलती थी, और ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर थे। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और इनकी जो मूर्ति है हाल ही में सिडनी स्टेडियम में लगाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। सपोज सबसे पहले यही पूछ लेगा विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, आंसर होगा आपका बेलिंडा क्लार्क। इसके बाद ये पूछ सकता है कि जो बेलिंडा क्लार्क हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट। बेलिंडा क्लार्क किस देश के लिए क्रिकेट खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया। और बेलिंडा क्लार्क को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में कहाँ पे इनकी मूर्ति लगाई गई है, तो आंसर होगा आपका सिडनी क्रिकेट स्टेडियम। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। इसके बाद हैं सुजाय लाल थाउसेन। तो सीआरपीएफ के चीफ हैं ये, और हाल ही में इन्होंने बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो जो बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे पंकज कुमार, ये रिटायर हो गए हैं, और इनके रिटायरमेंट के बाद अब बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है सुजाय लाल थाउसेन ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है एलन मस्क। इन्हें कौन नहीं जानता होगा। काफ़ी समय ये दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बने थे, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले। हाल ही में इन्हें 182 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। 182 अरब डॉलर इन्होंने गंवाए हैं। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, और अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे गंवाने वाले भी व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में इन्हें 182 अरब डॉलर का लॉस हुआ है, यानी लगभग 14.71 लाख करोड़ रुपए का। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है, और इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है भारतीय सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी डे, जो कि हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इस साल 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 15 जनवरी को। और ये दिन 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। तो मूल रूप से 1 अप्रैल 1995 को ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय सेना का गठन किया गया था, और उस टाइम पे इसे ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था। इसके बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 जनवरी 1949 को भारत को अपना पहला भारतीय प्रमुख मिला था, यानी कि उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। यानी कि पहले भारतीय सेना कमांडर इन चीफ बने थे कौन, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, और इन्होंने पदभार संभाला था 15 जनवरी के ही दिन 1949 में। तो इस कारण से डेट चुनी गई 15 जनवरी, उन्हीं के सम्मान में भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भारतीय सेना काम करती है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई अलग अलग ऑपरेशन में हमें सुरक्षित रखने के लिए, इन सभी को सम्मान देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और अब भारतीय सेना की बात करते हैं तो प्रेजेंट में कमांडर इन चीफ कौन है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है, ये हैं जनरल अनिल चौहान जी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो ये हैं जनरल मनोज पांडे जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। के.एम. करियप्पा जी का नाम याद रखना है, और डेट याद रखनी है। इसके बाद मूव करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले खेल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमसी मैरी कॉम ने वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो इन्होंने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 2018 में। इसके बाद वर्ष 2022 में इनमें से किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन का एकल खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता गया है कार्लोस एल्कराज के द्वारा।
फिर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, यह कहाँ पे है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। इसके बाद है वर्ष 2022 में किस क्लब ने कोपा इटालियन कप जीता था? तो ये टूर्नामेंट जीता था इंटरनेशनल ने। फिर है पीटर गिलक्रिस्ट, ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? पीटर गिलक्रिस्ट, तो ये संबंधित है बिलियर्ड्स से। फिर है विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा खिताब जीता गया है रोजर फेडरर के द्वारा। नेक्स्ट है फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 में आयोजित होने वाली पहली रेस कौन सी होगी? तो पहली रेस होगी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। फिर है इनमें से किस शहर में अब तक शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुए हैं? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अब तक टोरंटो में शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुए हैं। फिर है इलिना रिबाकीना, ये किस देश की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं कजाकिस्तान के लिए। फिर है एशियन गेम्स 2018 में किस देश ने पुरुष फुटबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है दक्षिण कोरिया की पुरुष टीम के द्वारा, फुटबॉल का वो भी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। फिर है वर्ष 2017 में किस देश ने फीफा कन्फेडरेशन कप जीता था? तो 2017 में जीता था जर्मनी। फिर है न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? नए कप्तान बनाए गए हैं टिम साउदी। नेक्स्ट है किस देश ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह खिताब अपने नाम किया है अर्जेंटीना की टीम ने। फिर है वर्ष 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन हैं? तो उस समय कप्तान थे जॉस बटलर। फिर है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो पहले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है वर्ष 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 2029 में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा भारत में। फिर है वर्ष 2021 में मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन हैं? तो विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अब तक कितने इंटरनेशनल गोल दागे हैं? तो अब तक इन्होंने 84 इंटरनेशनल गोल किए हैं। फिर है वर्ष 2018 में किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था? 2018 की बात हो रही है। 2018 में बने थे विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फिर है वर्ष 2000 में किस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? वर्ष 2000 की हो रही है बात। तो 2000 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे सिडनी में। फिर है वर्ष 2022 में किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसे जीता है दक्षिण कोरिया की टीम ने। नेक्स्ट है लंदन मैराथन रेस 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? तो पुरुष वर्ग के विजेता बने थे अमोस किपरूतो। फिर है हॉकी खिलाड़ी आर्थर वॉन डोरेन, ये किस देश के लिए खेलते हैं आपको ये बताना है। तो ये खेलते हैं बेल्जियम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर दौड़ में चैंपियन कौन बने थे? तो 100 मीटर दौड़ में चैंपियन बने थे फ्रेड केरले। इसके बाद पटवारी का एक छोटा सा सैंपल पेपर है, इसमें देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे विज्ञान का क्वेश्चन है, तो आपका बताना है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण। जो आप सुनते होंगे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये इसी सम्मेलन के बाद आया था। रामसर सम्मेलन के बाद इसका मेन एम था आर्द्र भूमि जो होती हैं इनका संरक्षण किया जाए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर महत्व रखती हैं। इसके बाद है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवी विघटन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विनाइट्रीकरण। फिर है निम्न में से वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। नेक्स्ट है दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को कहा जाता है विभेदन क्षमता। नेक्स्ट है अवरक्त किरणें क्या हैं? तो ये हैं
विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन हैं। किंकर्तव्य मूढ़ का तात्पर्य क्या है इनमें से? तो इसका तात्पर्य है दुविधा में होना। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अशुद्ध शब्द छांटने हैं। तो यहाँ पे जो पुष्ट है यह गलत लिखा हुआ है। फिर है कलेजा मुंह को आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा गहरे दुख की स्थिति होना। फिर चतुर्भुज है, इसमें समास कौन सा है यह बताना है। तो चतुर्भुज में समास है बहुब्रीहि समास। फिर है चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा नश्वर। फिर अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ आर यू डैश विथ योर जॉब, आर यू एंजॉइंग इट? हमें यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर जॉब, आर यू एंजॉइंग इट? फिर आएगा व्हेन आई कॉल्ड हर शी डूइंग हर असाइनमेंट, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा शी वॉज डूइंग, व्हेन आई कॉल्ड हर शी वॉज डूइंग हर असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नाइट द डॉग डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लास्ट नाइट द डॉग हैड बीन बार्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आएगा हर्ड, वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। नेक्स्ट है द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है देहरादून में। फिर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है रायसेन में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय किस शहर में है? तो यह है ग्वालियर में। नेक्स्ट है फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में। फिर है G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित होगा भारत में, इसकी अध्यक्षता है भारत के पास। फिर है विश्व में पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है पाम तेल की नदी। फिर है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे आत्मीय सभा के संस्थापक। फिर है सीरी के किले, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर है भारतीय संविधान में भाग 4 का इसमें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य इसमें। फिर है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो टोटल 11 सीटें हैं राज्यसभा की। फिर है त्रिस्तरीय रूप से पंचायतों के गठन का प्रावधान किस समिति ने दिया था? तो यह प्रावधान दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। फिर है संसार में आपको अधिकतर किस तरह के लोग प्रतीत होते हैं? तो यहाँ पे बहुरंगी प्रतीत होते हैं लोग। नेक्स्ट है आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो कि कर्तव्यशील और ईमानदार हो। नेक्स्ट है यह ज्ञात होने पर कि आपका साथी ही मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे मादक पदार्थों के कुपरिणामों से अवगत कराएंगे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो यहाँ पे मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। फिर अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में सभी अंकी तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर है किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले इंस्ट्रक्शन कहाँ से लिए जाते हैं? तो इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं रैम से। फिर अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो ये जो आपने देखा होगा इस टाइप के प्रोडक्ट्स में लाइन बने रहते हैं जिन्हें स्कैन किया जाता है, इन्हें कहा जाता है बार कोड। फिर सामान्य प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि निम्न में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है?
तो केंद्रीकरण प्रबंधन के तत्वों में से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? तो मानव संसाधन जो है यह उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। नेक्स्ट है, प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो जन्मदाता माने जाते हैं प्रबंध के हेनरी फियोल। फिर है, प्रबंधन में चयन, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है क्या? औचित्य है कर्मचारी। आगे हैं गणित के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग जो है 240 है, तो संख्या क्या है? यानी कि अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कोई संख्या है x और उसका वर्ग x स्क्वायर, इनका जो योग है ये है 240। तो हमें जो संख्या है वो बताना है, यानी x की वैल्यू बताना है। तो इसके लिए आपको कोई बड़ी मेथड फॉलो नहीं करनी है, आप सीधे ऑप्शन से उठा के चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो x की जगह इन ऑप्शन को रखते हैं। अब लॉजिक आपको ये लगाना है कि जो भी योग आया है उसमें लास्ट में देखिए 0 आया है, तो इसमें से आप ये चयन कीजिए कि कौन सी संख्या है, उसका स्क्वायर करके उसे जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, और 225 में 15 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 240। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है। अगर आप 12 करते तो 144 और 12, 4 2 6 आता। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें 0 लाना है, इसलिए थोड़ा लॉजिक से सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप सबसे पहले चूज़ करेंगे 15। ठीक है, 15 ने आप रख के आपने वेरीफाई कर लिया। 225 + 15 240 राइट आंसर है, तो सीधे आंसर टिक कर दीजिए 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ ज़मीन की 2 दिन में बुवाई कर सकती हैं, तो 3 एकड़ ज़मीन को 1 दिन में बुवाई करने में कितनी औरतों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 15 औरतें हैं, 2 दिन में 1 एकड़ की बुवाई करती हैं। तो अगर इसी 1 एकड़ ज़मीन को, जो कि 2 दिन में बुवाई हो रही है, अगर हमें एक ही दिन में बुवाई करनी है तो क्या होगा? औरतों को हम डबल कर देंगे। जैसे 30 औरतें हो गई, तो इस 1 एकड़ को हम एक ही दिन में बुवाई कर सकते हैं। तो अब हमें एक दिन में कितने एकड़ की बुवाई करनी है? 3 एकड़ की। तो 30 औरतें लगती हैं 1 एकड़ के लिए, तो 3 एकड़ के लिए कितनी लगेंगी? सीधी सी बात है, 30 × 3 यानी कि 90। तो 90 औरतें लगेंगी, राइट आंसर होगा 90। फिर है यहाँ पे 0.9 डिवाइडेड बाई 0.75। सिंपल सा डिवाइड है, वैसे तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कोई आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए 0.9/0.75। अब इसको आप कैसे लिखेंगे कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो? देखिए अभी आपको लग सकता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप काफ़ी जल्दी कर लेंगे। इसको हमने क्या लिखा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले को, तो ये हो गया 9, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7.9। यहाँ तक समझ में आया? फिर अब क्या करेंगे? फिर से हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे हो जाएगा 7.5, और नीचे वाले 7.5 और नीचे वाले 10 को हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे। अब देखिए 7.5 से आप डिवाइड करेंगे 90 को, तो आपको डिवाइड करने में कठिनाई होगी, तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ठीक है, ऊपर वाले 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो गया 90, और ये हो गया 7.5 × 2, तो कितना हो गया? 15, और ये 1/10 तो था ही। तो अब इसको आप करेंगे, देखिए तो ये हो गया 6 2 × 12, 12 डिवाइडेड बाई 10, और 10 से डिवाइड किया यानी एक पॉइंट आएगा, तो 1.2। तो देखिए सिंपल आपका 1.2 आ गया। अभी आपको टाइम लगा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन अ सेकेंड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की नोट है, और इनसे वो मिला के बनाता है 1575 रुपये। और जो तीनों प्रकार की नोट है, ये बताया गया है कि तीनों नोटों की संख्या समान है, यानी कि 5 की नोट है, 10 की नोट है और 20 की नोट है। ठीक है, और इनसे मिला के बनाता है ये 1575। अब तीनों प्रकार की नोट बराबर हैं, यानी हम x मान सकते हैं,
तो देखिए कितना हो गया आपके पास 30 और 35, 35x और ये हो गया 1575। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये 45। अब ये x की वैल्यू आई है 45 और उसके पास नोट कितनी थी, यानी x नोट रही होगी 5 की, x नोट रही होगी 10 की और x नोट रही होगी 20 की। तो टोटल नोट कितनी हो गई x, x और इसकी भी x, तो टोटल हो गई 3x। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 45 है तो नोट थी 3x यानी कि 135। तो 135 टोटल इसके पास नोट रही होंगी। फिर यहाँ पे सामान्य तार्किक योग्यता है। तो जब से पहला क्वेश्चन देखिए, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। तो देखिए अदालत में हमें न्याय मिलता है, ऐसा समझिए अदालत में हमें न्याय मिलता है, तो विद्यालय में हमें क्या मिलेगा, विद्यालय में हमें ज्ञान या शिक्षा मिलेगा। तो शिक्षा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पक्षी जो है पंख दिया हुआ है, तो पक्षी उड़ने के लिए पंख का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मछली और शल्क। इसके बाद है एम तथा एफ एक विवाहित दंपति हैं, ए तथा बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो डिनोट करेंगे तो हम मेल को स्क्वायर में और फीमेल को सर्कल में, सबसे पहले ये नोटेशन जरूरी है। ठीक है, तो एम और एफ शादीशुदा दंपति हैं तो डबल बॉन्ड में करेंगे, यानी ये डबल लाइन से हम इसे डिनोट करेंगे। अभी हमें एम और एफ ये पता है कि विवाहित हैं, कौन मेल है कौन फीमेल ये नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, बहनें हैं यानी कि ए फीमेल है बी फीमेल है, ये क्लियर हो गया, ए फीमेल है बी फीमेल है। अब यहाँ पे देखिए ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम एफ और ए के बीच में बना दें तो ए एफ की बहन है, लेकिन अभी भी हमें एफ का यहाँ पे जेंडर पता नहीं लग रहा है, और ए और बी बहनें हैं ये यहाँ से पता लग गया, और एम और एफ के बारे में पता नहीं लग रहा। हमें बताना है कि बी जो है ये एम की क्या लगती है, बी जो है ये एम की क्या लगती है। तो ऑप्शन में से इसे हम देख सकते हैं। अब हमें एम और एफ का जेंडर क्लियर तो है नहीं, तो बी या तो एम की क्या लगेगी, अगर ये मेल होता है एम तो बी लगेगी साली, और एम अगर फीमेल होती है तो बी लगेगी ननद। ऑप्शन में देखिए कहीं पे ननद दिया नहीं हुआ है लेकिन साली दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यहाँ पे साली यहाँ पे राइट आंसर टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए राकेश नितिन से लंबा है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं, यानी भरत से छोटा है, तो आर जो है भरत से छोटा हो गया। फिर है लोकेश राकेश से छोटा है, लोकेश राकेश से छोटा है यानी कि यहाँ कहीं पे आएगा, किंतु गौरव से लंबा है, लोकेश राकेश से छोटा है लेकिन गौरव से लंबा है। हमें बताना कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए राकेश जो है लोकेश और गौरव से लंबा है, यहाँ से क्लियर हो गया। और जो एन है, एन यानी कि नितिन, नितिन भी राकेश से छोटा है, ये भी क्लियर हो गया। अब बचे राकेश और भरत, तो यहाँ पे आप देखेंगे भरत जो है राकेश से ज़्यादा बड़ा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके अकॉर्डिंग भरत जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राकेश जो है लोकेश गौरव और नितिन में सबसे बड़ा है और भरत राकेश से भी बड़ा है, तो भरत जो है इनमें सबसे बड़ा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भरत। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल ये मध्य प्रदेश में होंगे, इस साल मध्य प्रदेश में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में इसका मशाल, मस्कट और थीम सॉन्ग का अनावरण किया है। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे। दूसरी चीज़ जो मस्कट है, या पिक्चर में देख रहे हैं मस्कट है, इसका नाम है आशा। मस्कट यानी कि शुभंकर, ठीक है, तो शुभंकर यानी मस्कट का नाम है आशा। जो मशाल है, मशाल का नाम दिया गया है
अमरकंटक। मशाल का नाम है अमरकंटक। और जो थीम सॉन्ग है, गाना है, यह इसका नाम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, क्या गाने का नाम है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जिसे गाया है शान ने। तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे मध्य प्रदेश में, शुभंकर है आशा, मशाल है अमरकंटक, और जो थीम सॉन्ग है उसका टाइटल याद होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी शॉ, इन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस दी है और असम के खिलाफ हुए एक मैच में इन्होंने 383 बॉल्स पे 379 रन्स बनाए हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली गई है 379 रन्स की। इसके पहले जो रणजी ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी खेली गई थी, ये खेली गई थी 1948-49 के दौरान, जहाँ पे 443 रनों की पारी खेली गई थी बीबी निम्बालकर के द्वारा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी पारी हो गई अब पृथ्वी शॉ के नाम। फिर हैं गैरेथ बेल। गैरेथ बेल ये वेल्स की फुटबॉल टीम के कप्तान थे और हाल ही में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, गैरेथ बेल। इसके बाद है नोवाक जोकोविच। इन्होंने हाल ही में एडलेड इंटरनेशनल खिताब जीता है, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। और जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने पुरुषों के कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को जीता है। और ये सर्बिया के लिए टेनिस खेलते हैं, ये याद रखिएगा। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अभी हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसके अलावा महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में चैंपियन बनी है आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका इन्होंने महिलाओं में इस टूर्नामेंट को जीता है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद भारतीय भारोत्तोलक हैं संजीता चानू। संजीता चानू हाल ही में ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, संजीता चानू। इसके बाद बीसीसीआई से न्यूज़ है, चेतन शर्मा को फिर से भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बीसीसीआई ने ये न्यूज़ दी है, चेतन शर्मा फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बन गए हैं। और इनके अलावा चयन समिति में सलील अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद शामिल रहेंगे। बात आई है बीसीसीआई की, जो कि भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फुल फॉर्म है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका जो मुख्यालय है ये है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। और प्रेसिडेंट हैं यानी अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के प्रेजेंट में रॉजर बिन्नी। हाल ही में ये भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखना है। रॉजर बिन्नी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। और चेतन शर्मा को फिर से मुख्य चयनकर्ता बना दिया गया है। इसके बाद मूव करते हैं स्मृति शेष की तरफ। तो अंतरिक्ष यात्री हैं वॉल्टर कनिंघम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतरिक्ष यात्री थे ये, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। वॉल्टर कनिंघम, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं श्यामल घोष। श्यामल घोष हाल ही में 71 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। और इसके बाद हम अमेरिका की मशहूर समाचार प्रस्तोता बारबरा, इनका पूरा नाम है बारबरा वॉल्टर्स। हाल ही में 93 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने एमपी पटवारी के एग्जाम्पल पेपर दिया, उसी तरह से वीडियो बनाया जा सकता है एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर से, जो भी पुराने सेशन में पेपर पूछे गए थे तो अनसॉल्व, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं वीडियो में। तो अगर आपको उस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो अनसॉल्व पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी उसे भी सॉल्व करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला प्रकाशित हो उसकी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, वोकैब, जीके, न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और जॉब अलर्ट्स भी हैं।
सब कुछ एक ही प्लेस में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।